देखो तो आज हम नया चैप्टर नहीं है एक्चुअली, अपना टॉपिक ही है। उधर चैप्टर है बट ये टॉपिक है, कोई बात नहीं। तो नया टॉपिक देखते हैं हम लोग अभी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पूरा अच्छे से समझो। इनके मैं तुमको ग्राफ भी समझा दूंगा सारे, और सबके डोमेन रेंज भी बता दूंगा। ठीक है, तो पहले अपन एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो पहली बात ये है कि सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है, वो ए टू बी मैप कर रहा है। मतलब इस फंक्शन जो है वो डोमेन उसके लिए ए है, फंक्शन ए पर एक्ट करेगा, और हमारा आंसर को डोमेन के अंदर मिलेगा, दैट इज बी। ए इज डोमेन, बी इज को डोमेन। तो अगर ये फंक्शन 1 to 1 है, एंड ऑन टू है, बराबर है। अगर फंक्शन क्या है, 1 to 1 है एंड ऑन टू है, देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट। एफ इनवर्स एग्जिस्ट, सो एफ इनवर्स मैप करेगा बी टू ए। अगर फंक्शन एफ क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, मतलब बाइजेक्टिव बोलते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है, देन उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, और वो होता है बी टू ए। ए टू बी अगर मैप कर तो इनवर्स बी टू ए मैप करेगा इनवर्स उसका। बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि ये फंक्शन है, बताओ तुमको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है क्या, बोला हाँ ये फंक्शन है ना। फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। डोमेन ये एफ, ये फंक्शन एफ है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ ए 1 है, एफ ऑफ बी 2 है, एफ ऑफ सी 3 है, बराबर है। फंक्शन की पूरी डेफिनेशन फॉलो कर रहा है ना। फॉर एवरी एक्स इन ए देर इज यूनिक एलिमेंट इन द सेकंड सेट। फॉर एवरी एलिमेंट इन द सेट ए के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास बी के अंदर यूनिक इमेज है। तो ये फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, नो डाउट एट ऑल। पूरा समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी, इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकल सकता। रीजन मैंने तो बोला था कि इनवर्स, एफ इनवर्स का मतलब क्या होता है, बी टू ए, है ना। यहाँ बोला है ना, नहीं समझ में आ रहा तो मैंने तो बोला है ना कि एफ इनवर्स मैपिंग फ्रॉम बी टू ए। चलो, तो इसका मतलब बी से ए पर मैप करना है। तो ये बी और ये ए, तो बी क्या है 1 2 3 4, और ए क्या है ए बी सी। तो 1 था ए के साथ मैप, 2 था बी के साथ मैप, सी था 3 के साथ, 3 था सी के साथ मैप। 4 के लिए इमेज है क्या अपने पास, 4 के किसी के साथ मैप ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, फंक्शन की डेफिनेशन वायलेट हो गई। कैसे, क्या बोला था मैंने, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज यूनिक इमेज इन सेकंड सेट। अब फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज है क्या अपने पास, किसकी है, 1 की है, 2 की है और 3 की है, लेकिन 4 की इमेज नहीं है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट डू नॉट हैव इमेज इन द सेकंड सेट, देयरफॉर दिस, इसका इनवर्स निकल नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन है क्या, फंक्शन की डेफिनेशन है कि हर एक एलिमेंट का इमेज निकलना चाहिए। अब इसका इमेज निकलता क्या है, 4 वाले का नहीं निकलता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन ही नहीं है। समझा। तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकलता क्या, नहीं। किसका निकलेगा, जो फंक्शन क्या है। अब देखो यहाँ पे तुमको मैं एक और एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये ए, ये बी, ये फंक्शन जी फंक्शन लेते, मतलब जी फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। हाँ, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बी सी। लेते काम को दूसरा लेते, पी क्यू आर लेते हैं। पी क्यू आर 1 2 3 4, पी क्यू आर एस, ठीक है।
चलो, क्या ये फंक्शन है? हाँ, क्यों? एवरी एलिमेंट इन द सेट ए हैज यूनिक एलिमेंट इन द सेट बी। हर एक एलिमेंट की बी के अंदर इमेज है ना? मतलब एफ जी ऑफ पी 1, जी ऑफ क्यू 1, जी ऑफ आर 2, जी ऑफ एस 3, सबका यूनिक इमेज है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब मैं उसको उल्टा करता हूँ, मैंने बोला जी इनवर्स मैपिंग फ्रॉम बी टू ए, है ना? मतलब ये बी है और ये ए है। बी क्या है? 1 2 3, और ए क्या है? पी क्यू आर एस। क्या हो गया? 1 2 पी 1 2 क्यू, फिर उसके बाद 2 2 आर 3 2 एस। समझा? ऐसा सेम डायग्राम इधर बना दिया मैंने उल्टा करके। अब ये फंक्शन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट हैव यूनिक एलिमेंट यूनिक इमेज इन द सेट बी। तो क्या 1 की यूनिक इमेज है क्या? नहीं। 1 की यहाँ पे 2 इमेज है, पी भी है 1 का इमेज, और मतलब फंक्शन जब 1 पे अप्लाई होगा तो पी भी मिलेगा, फंक्शन जब 1 पे अप्लाई होगा तो क्यू भी मिलेगा। तो मतलब एक ही ऑब्जेक्ट का 2 इमेज आ रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट का 2 इमेज पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। तब समझ गया? क्या हर किसी को रिवर्स कर सकते क्या अपन? नहीं। किसको रिवर्स कर सकते थे? ये भी फंक्शन नहीं है, मतलब इसका भी इनवर्स, इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज आ रही है। इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा क्योंकि डोमेन का एक एलिमेंट खाली हो गया। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और देखो बड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? एक और फंक्शन ले रहा हूँ मैं, ठीक है? एक और एग्जांपल यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ये ए और ये बी, मैंने बोला ए टू बी मैप हो रहा है, एक नया फंक्शन है एच, मतलब एच इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, बराबर है। इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, इसके अंदर एलिमेंट है ले लो 1 2 3, क्या दिक्कत है? 1 मैप कर रहा है 2 के साथ, बी मैप कर रहा है 1 के साथ, सी मैप कर रहा है 3 के साथ। चलेगा? क्या ही फंक्शन है? हाँ, क्योंकि डोमेन, पहले वाले सेट को डोमेन बोलते, दूसरे वाले सेट को कोडोमेन बोलते। तो पहले सेट के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है बी के अंदर, है कि नहीं है? है। नाउ मैंने बोला एच इनवर्स ले लिया। एच इनवर्स मतलब कहाँ से कहाँ तक? बी टू ए। तो बी सेट ये है और ए सेट ये है। बी मतलब क्या है? 1 2 3, और ए क्या है? ए बी सी, ठीक है? हाँ, बी टू ए मैप कर रहे हैं अपन। समझ में आ रहा है सबको? चलो, तो अब मुझे बताओ, जो यहाँ लिखा है वही चीज़ों को फॉलो करते अपन, ठीक है? क्या क्या लिखा हुआ है? 1 मैप कर रहा है किसके साथ रे? बी के साथ। 2 का के साथ? ए के साथ। और 3 सी के साथ। उल्टा मैप कर रहे हैं। तो क्या अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर पहले सेट के हर एलिमेंट के दूसरे सेट में इमेज है क्या? है। यूनिक इमेज है कि नहीं है? है। मतलब ये हमने जो लिखा वो सही लिखा है कि नहीं लिखा? ये फंक्शन तो है। तब समझा? कब हो पाया? दूसरा वाला जो हर बार जो सेकंड टाइप का फंक्शन था इनवर्स वाला, वो इसमें एग्जिस्ट हुआ क्या? नहीं। या एग्जिस्ट हुआ क्या? नहीं। या एग्जिस्ट हुआ क्या? हाँ। क्यों हो पाया? क्यों हो पाया? क्योंकि फंक्शन क्या था? पहले ही 1 1 मैप कर रहा था। 1 1 मतलब 1 to 1। ये देखो क्या है? मेनी टू 1। ये क्या लिख रहा? हर एक 1 to 1 मैप कर रहा है कि नहीं? और ऑन टू मतलब कोडोमेन पूरा कवर। कोडोमेन पूरा कवर बोले तो ये कोडोमेन बोलते हैं इसको। इसको डोमेन बोलते। पहले सेट को क्या कहते हैं? डोमेन। दूसरा सेट क्या होता है? कोडोमेन। तो क्या कोडोमेन का हर एलिमेंट इमेज है क्या? नहीं। 4 छूट गया। यहाँ पे कोडोमेन का हर एलिमेंट इमेज है, बट ये फंक्शन मेनी 1 है, 1 to 1 नहीं है। यहाँ फंक्शन 1 to 1 है, लेकिन कोडोमेन कवर नहीं है, मतलब ऑन टू नहीं है। ऑन टू मतलब कोडोमेन कवर हो रहा है, कोडोमेन कवर यहाँ पे नहीं, मतलब यह फंक्शन क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है। और यह फंक्शन 1 1 नहीं है। यहाँ पे दोनों है, फंक्शन 1 to 1 मैप भी कर रहा और साथ में ऑन टू भी है। ऑन टू मतलब कोडोमेन पूरा कवर भी कर रहा है, इसीलिए फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसीलिए इसका इन्वर्स निकल सकता है। समझ में आया कि समझ में आया? यहाँ पर फंक्शन h इज 1 1 एंड ऑन टू।
देयरफॉर एच इनवर्स एग्जिस्ट, दैट इज एच इनवर्स मैपिंग फ्रॉम बी टू ए, उल्टा होता है, समझ गया ना। एच अगर मैप कर रहा है ए टू बी तो एच इनवर्स कहाँ मैप करेगा, बी टू ए, समझा। अब जो फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, उस फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव है उसका इनवर्स निकलता है। ऑन टू मतलब कोडोमेन बराबर रेंज, कोडोमेन कवर, पूरा कोडोमेन क्या होना है, कवर होना चाहिए, तब होता ऑन टू। यहाँ पे कोडोमेन कवर है, ये भी ऑन टू है, लेकिन 1 1 नहीं है, ये मेनी टू 1 है। ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि कोडोमेन कवर नहीं है। ये दोनों है, 1 1 भी ऑन टू, इसलिए इसका इनवर्स निकलता है, समझ गया। और हर एक फंक्शन का यूनिक इनवर्स ही होता है। क्या होता है, हर एक फंक्शन का यूनिक इनवर्स निकलता है। इनवर्स समझ में आ गया तुम लोगों को क्या है, समझा नहीं समझा, ठीक है। हाँ, तो डेफिनेशन इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल, कंप्लीटली क्लियर। आगे बढ़े, चलो। अब तुमको मैं एक चीज और सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैंने बोला है जो साइन फंक्शन है, साइन बराबर है। अब तुम्हें पता है साइन π/6 क्या होता है, बोलो 1/2 होता है, बराबर है। साइन π/6 1/2 होता है, तो मैं इसको उल्टा बोल सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है, π/6, उल्टा हो गया, समझा गया। फंक्शन को उधर भेज दिया, इनवर्स बन गया, वो अभी दिखा ना इनवर्स, हो गया कि नहीं हो गया, बराबर है, समझा। तो अच्छा, इसमें मैंने एक और बात बतानी है। एच के लिए ए डोमेन है और बी कोडोमेन है, मतलब रेंज बोल दो, इमेज है, इमेज ये, क्योंकि यहाँ पर तो कोडोमेन भी तो रेंज ही है ना, तो मैं रेंज बात करूँ, रेंज मतलब सेट ऑफ इमेजेस, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, तो सेट ऑफ इमेजेस मतलब रेंज। तो H के लिए A डोमेन है और B रेंज है। H इनवर्स के लिए उल्टा हो गया, B डोमेन है और A रेंज है, मतलब जो A का रेंज है, सॉरी, जो H का रेंज है वो H इनवर्स का डोमेन है, जो H का डोमेन है वो H इनवर्स का रेंज है। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, जो H का डोमेन मतलब A, वो H इनवर्स का रेंज मतलब B, मतलब ये आया A, मतलब दूसरी साइड आया। जो H का रेंज है B, वो H इनवर्स का डोमेन है, उल्टा हो गया, समझ गया क्या। सिमिलरली साइन का जो डोमेन है, अभी यहाँ पर क्या लिया अपन ने, π/6 इनपुट, तो आउटपुट क्या मिला, 1/2। अब साइन का जो आउटपुट है वो साइन इनवर्स का इनपुट हो गया, और साइन का जो इनपुट है वो साइन इनवर्स का आउटपुट हो गया। समझ आया कि नहीं समझ आया। ये एंगल होता है, ये आने वाला आंसर होता है। अब इनवर्स का ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इनपुट, और आने वाला आंसर एंगल होता है। समझा नहीं समझा, तो क्लियर है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू √3/2 होगा, तो x क्या होगा, यहाँ पे क्या रखूंगा तो आंसर √3/2 मिलेगा, π/3, है ना। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, π/3, क्यों, अरे देखो ना, आप इसको उधर भेजो, क्या होगा, उधर भेजेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू साइन √3/2 हो जाएगा, है ना। तो साइन √3/2, ऐसा क्या, उल्टा हो गया ना, उल्टा नहीं हुआ क्या ये, हाँ कैसे बोल रहे, उल्टा नहीं हुआ क्या, क्या बोलना चाहिए था, बोलो क्या बोलना चाहिए था, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, मेरे को बताओ, π/3, ऐसा लिखा मैंने। अब बताओ, ये बताओ क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, हाँ तो एक्चुअली क्या हो जाएगी, x हो जाएगा √3/2। कैसे आया, उसको सॉल्व करने के लिए साइन को उधर भेज दो, तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन π/3। तो साइन π/3 क्या होता है, तो आगे कि नहीं आगे x की वैल्यू, अगर साइन इनवर्स ऑफ x अगर π/3
3 है तो x की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, √3/2 होना पड़ेगा। बोलो समझा क्या? ठीक है, डोमेन और रेंज क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है, तो अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। फाइन, ओके, तो आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। चलो अब देखो अपने पास कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, टोटल 6। तो 6 के 6 का अपन इन्वर्स निकाल सकते हैं, बट उसके लिए उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एक हल्का सा एग्जांपल देके फिर उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि किसका ग्राफ है, ये वाला बता देना मुझे। वन 0 -1 π/2 -π/2 माइनस पाई और ये पाई, किसका ग्राफ है ये, y = sin x का ग्राफ है। अब तुम ध्यान से देखो, हम इसका इन्वर्स कब निकाल सकते हैं, साइन इन्वर्स का, साइन का इन्वर्स कब निकाल सकते हैं, जब फंक्शन क्या होगा, साइन 1 1 और 2 दोनों होगा। अब ये फंक्शन 1 1 2 नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे ऐसी दो वैल्यूज है, π/4 और पाई -π/4, दैट इज दोनों पे एक ही आंसर आता है। आता है कि नहीं, दोनों पे सेम आंसर आता है कि नहीं आता, क्या आता है बताओ, क्या है, आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब क्या हुआ, एक तो π/4 एक तो 3π/4, हाँ, दोनों इनपुट का एक ही आंसर, वो भी क्या है 1/√2। तो क्या ये फंक्शन 1 1 हुआ, क्या हुआ ये फंक्शन, मेनी वन, समझा? तो अभी तो फिलहाल ये फंक्शन क्या है, मेनी वन है, तो फिर 1 1 के बिना तो आप इन्वर्स निकाल नहीं सकते, अभी पढ़ा है। इसका मतलब हमें इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, उससे क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 2 बन जाएगा। कैसे? तब अपन क्या करेंगे, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब तुम ना, मैं जो बोल रहा हूँ उतना पार्ट अच्छे से ध्यान से देखो। चल ये वाला पार्ट देखना, मैं पार्ट जो बता रहा हूँ तुमको, दिख रहा है तुमको पार्ट ये वाला? हाँ, अब क्या ये वाले पार्ट में क्या किसी भी इनपुट के दो आउटपुट आ सकते हैं, बताओ मुझे, कोई भी इनपुट ले लो, इनपुट मतलब एक्स एक्सेस पर, ठीक है, ले लो कोई भी इनपुट ले लो आप। देखो ये इनपुट है ना, -π/2 से π/2 इनपुट है, क्योंकि π/2 पर आता है 1 और -π/2 पे आता है -1। तो ये इनपुट है, इस इनपुट पे जो ग्राफ बनाया हमने, उस ग्राफ में कोई भी, इस इनपुट पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर अपने को दो आंसर मिलेंगे। इस इनपुट पर ये आंसर मिलेगा, 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 कोई भी आंसर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब हर एक इनपुट का आंसर अपना अलग अलग ही मिल रहा है अपने को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन अभी 1 1 और 2 दोनों है, कौन सा, ये वाला फंक्शन। तो मैंने क्या बोला, y = sin x is 1 1 on 2 फंक्शन, लेकिन कहा, इन द डोमेन -π/2 से लेके π/2, है ना। ऐसे ब्रांचेस हम और भी ले सकते हैं, बट हमने फंडामेंटल बोला -π/2 से π/2। तो इस ब्रांच के अंदर फंक्शन क्या है, 1 1 और 2 दोनों है। तब मुझे बताओ, साइन फंक्शन है, उसका डोमेन क्या लिया मैंने, बताओ, -π/2 से π/2। फाइनल आंसर क्या है, -π/2 का आंसर क्या है, -1, और π/2 पे क्या है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -1 से लेके 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। π/2 लगेगा तो -π/2 लगेगा तो -1 आएगा, π/2 लगेगा तो 1 आएगा, और इसके बीच की वैल्यू क्या, इसके अंदर का आंसर आएगा ना। इसकी बीच की वैल्यू पे कौन सा आंसर आएगा, अंदर का सारा आंसर तो कवर हो जाएगा यहाँ पे, समझा। तो ये फंक्शन का इन्वर्स निकल सकता है। इन्वर्स क्या होता है फिर, इन्वर्स फंक्शन पता है क्या होता है,
जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज बनेगा, जो इसका रेंज है इसका क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। यहाँ से समझ आया कि नहीं, यहाँ समझ आया बताओ, माइनस पाई बाई टू से कहाँ तक, पाई बाई, परफेक्टली क्लियर है, कोई भी डाउट समझने में। तो ये डोमेन और ये क्या हो गया, रेंज। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, बाकी सारे ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करते जाएंगे और उनका डोमेन रेंज निकालते जाएंगे। तो ये तो मैंने समझा दिया तुमको, एग्जाम्पल क्लियर हो गया, पूरा समझ गया। अब हम डायरेक्ट बाकी सारी चीजें फटाफट लिख लेंगे, अभी उतना सब कुछ समझने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया ना कि क्या हर फंक्शन का डायरेक्ट इनवर्स निकलता है क्या, नहीं, कब निकलेगा, जब वो फंक्शन 1 1 1 2 होगा। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जैसा साइन के लिए किया वैसे हम कॉस के लिए भी करेंगे, टैन कॉस सब के लिए करेंगे ऐसा पर। तो उससे अपने को क्या मिल जाएगा, फंक्शन इन्वर्टिबल मिल जाएगा। तो अब तुम्हें ये तो मैंने समझा दिया, पूरी थ्योरी समझा दी। अब तुम्हारा काम है ग्राफ सारे याद करना, और वो ग्राफ याद करने की टेक्निक मैं बता दूंगा अभी कैसे करते, समझ गया ना। बस उतना काम कर लो, काम खत्म। तो आगे बढ़ू मैं, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं ना, उससे याद करना स्टार्ट कर दो, समझा। हाँ, जो बनाते बनाते याद करना है, और बनाने का तरीका भी, पैटर्न भी वैसा ही सेम रखो, पैटर्न को भी नहीं बदलना है बनाने के। कैसे, वो देखो। ऐसी कितनी, 4 ऊपर 2 नीचे, ऐसी लाइनें बनानी है, ठीक है। 4 ऊपर 2 नीचे, सीक्वेंस प्रॉपर आपको फॉलो करना, समझा। अब एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, ठीक है। एक लाइन ऐसी, 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 एक लाइन ऐसी। सब परफेक्ट है, सब कुछ समझ गया। हाँ, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ लिखना माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके पाई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फिर 0 से लेके पाई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 0 से लेके पाई। इतना तो याद कर सकते हो, सीक्वेंस वाइज, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज इतना कर लिया। अब उसके बाद यहाँ क्या आएगा, फिर 0 आएगा। यहाँ क्या आएगा, फिर 0 और पाई के बीच में क्या आता है, पाई बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा, 0। यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा, 0, और यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 2। तो डाउट समझने में इतना काम तो आ गया। अब उसके बाद देखो, पैटर्न वाइज याद करो, बराबर याद हो रहा होगा। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, यहाँ ऐसी 2 लाइनें खींच दो, यहाँ 2 लाइनें खींच दो। फर्स्ट वाले में ऐसी 2 लाइन खींचना है, सेकंड वाले में भी खींचना है, फोर्थ वाले में मतलब फिफ्थ वाले में खींचना है, और सिक्स वाले में खींचना है। बाकी दोनों में खींचने की जरूरत नहीं है, समझ गए। हाँ, बराबर है ना। हाँ, अब बस ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है। फाइन, हम जो बनाने जा रहे हैं ग्राफ, वो बनाने जा रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये होता है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये होता है y इज इक्वल टू टैन इनवर्स x। ये होता है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ये होता है साइन इनवर्स, ये होता है
कॉसेक इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ये किसका है? कॉस का। ये किसका होगा? y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। किसी को डाउट समझने में? इतना सब कुछ क्लियर है? पैटर्न वाइज सिस्टमेटिक तरीके से समझ गया? ऐसा अपन भी बनाएंगे तो जल्दी याद, बिल्कुल तुरंत याद हो जाएगा। समझा? अब हम बना लें साइन इनवर्स का ग्राफ। साइन इनवर्स का ग्राफ जो हम बनाने जाएंगे वो होता है इस तरीके से। यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ खत्म करना। तो ये तुमको किस टाइप का लग सकता है ना? हिंदी का जो अल्फाबेट है फ, उस टाइप का लग सकता है ये, बराबर है। ये उल्टा फ टाइप लग सकता है। इसको देखोगे तो ये आपको सीधा फ टाइप का लग सकता है, ठीक है। उल्टा फ टाइप, ये सीधा फ टाइप, समझ गए? हाँ। इसको देखोगे ये भी आपको एकदम फ टाइप का ही लगेगा, लेकिन कैसा फ दिख रहा है ये देखो, सो गया है, ये फ सो गया है, इसको सुला दिया अपन ने, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही लग रहा है, है ना? मतलब ये हो गया, सुला दिया उसको, है ना, हो गया। अब ये डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, अब ये इंक्रीज से डिक्रीज होगा। समझा नहीं समझा? यहां से वो नीचे की तरफ जाएगा, समझा क्या? ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऊपर से नीचे जाएगा, इसे याद करना। हाँ, ये कैसे काम करेगा? फ लेकिन थोड़ा सा उल्टा टाइप का, ये सीधे टाइप का फ, इसको झुका दिया अपना, लेटे टाइप का फ, लेट गया ये। और ये वाला, ये नीचे से ऊपर गया, ये ऊपर से नीचे आया। सिंपल है। अरे याद करना सिंपल है कि नहीं? अब तुम क्या करो, ये साइन इनवर्स से इंस्पिरेशन लेके इसका ग्राफ बनाएंगे। कैसे? अब देखो, ये मैंने डॉटेड ग्राफ बना लिया थोड़ा सा, बराबर है। अब देखो, ये नीचे से ऊपर गया, अब ये ऊपर से नीचे आएगा। टच नहीं करेगा, ठीक है ना, याद रखना। अब ये ऊपर से नीचे आया, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये इधर तक जाएगा। ये तुम्हारा ग्राफ है कोसेक इनवर्स है। अब तुम्हें इसका एक ऐसा रेयर ग्राफ बनाना है। नीचे गया, नीचे से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ये ऊपर गया, ऊपर से आपको नीचे आना पड़ेगा। समझा नहीं समझा? इसको थोड़ा सा मैं जगह घेर रहा है, थोड़ा सा इसको बाजू कर दीजिए। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? क्योंकि साइन जो है वो जीरो पे डिफाइन होता है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल जीरो पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए देखो ग्राफ जीरो को टच ही नहीं कर रहा है। सिमिलरली कॉस π/2 पे डिफाइन होता है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल सेक डिफाइन नहीं होता है। तो सेक इनवर्स के ग्राफ में देखो π/2 पे ग्राफ टच ही नहीं कर रहा है। समझा नहीं समझा? ग्राफ बनाना इजी है कि नहीं है? पूरा क्लियर हुआ? मतलब एक ऐसा ग्राफ है ना, तो यहाँ से ऊपर ले जाना, ये ऐसा जा रहा है, यहाँ से नीचे ले जाना। समझा? वो ग्राफ सिर्फ कौन सा ग्राफ हुआ? सिर्फ यही वाला। ये ग्राफ नहीं होगा, सिर्फ यही वाला ग्राफ होगा। जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे, फिर इस तरीके से नीचे लेके आओ, फिर ऊपर से नीचे आ रहे, फिर इस तरीके से लेके जाओ। समझा नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो नाउ बहुत इजी है इसका डोमेन और रेंज निकालना, ठीक है, फाइन। तो इसका डोमेन बता देता हूं मैं। चलो इसके डोमेन की बात करते। इनपुट मतलब ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है ना। तो डोमेन कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखो ये वाला पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है -1 और ये वाला पॉइंट होता है 1। अभी तो दिखा था तुमको साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, अभी तो देखा था लास्ट स्लाइड में। -1 से 1 इनपुट, और आउटपुट क्या था? -π/2। देखो बराबर वही आ रहा है। इनपुट क्या है? -1 से 1, और आउटपुट क्या है? -π/2 से π/2। तो इसको लिखते हैं अपन, डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू -1 से 1 और रेंज ऑफ द फंक्शन दैट इज -π/2 से π/2। समझा? इसका भी देखो जीरो कहाँ है? यहाँ पे ना, ये एक्स एक्सिस है ना आपकी, वो वाई एक्सिस है। डोमेन कहाँ तक क्या इसका? सेम वही, ये होता है बेटा -1 और ये होता है 1। तो यहाँ पर भी डोमेन ऑफ द फंक्शन,
डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज एक्स, कहाँ तक -1 से लेके 1, और रेंज ऑफ द फंक्शन दैट इज वाई, कहाँ से 0 से लेके पाए। दिख रहा है सबको भी नहीं दिख रहा है? 0 से पाए। थर्ड, डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज एक्स, क्या है इनपुट, क्या है कुछ भी डाल सकते हैं, ऑल रियल नंबर दिख तो रहा है, एक्स बिलोंग्स टू आर। रेंज ऑफ द फंक्शन -π/2 से π/2, लेकिन -π/2 पे भी क्लोज नहीं है, ओपन, क्योंकि टैन डिफाइन ही नहीं होता, इन्वर्स कहाँ से होगा फिर। तो रेंज मतलब y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, ओपन -π/2 से +π/2। क्लियर हुआ? अब बात करते कॉट इनवर्स। सेम डोमेन ऑफ द फंक्शन r, पूरा r कवर हो रहा है, देखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r। रेंज ऑफ द फंक्शन 0 से लेके पाए, और 0 पाए दोनों पे ओपन, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं होता है कॉट, ना ही पाए पे होता है, उसका इन्वर्स भी नहीं होगा फिर। तो y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाए। बोलो कोई डाउट है क्या समझने में? पूरा समझा डायग्रामेटिकली? अब नेक्स्ट यहाँ पर आओ, बताओ कोसेक इन्वर्स है, डोमेन बताओ। ये बेटा ये कितना होता है, ये -1, और ये कितना होता है 1। तो -1 के पीछे जा रहा है ग्राफ, और 1 के आगे जा रहा है ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ, डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक, -1, और फिर 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी। समझा या नहीं समझा? मतलब -∞ से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी। ये किसका ग्राफ है, किसका डोमेन है, किसका डोमेन है, कोसेक का। इसका भी देखो क्या होगा, 0 के ये कितना होता है बेटा, ये -1 है, और ये कितना है 1। यहाँ पर भी देखो -1 से पीछे है और 1 के आगे, इसका भी डोमेन क्या हो गया, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? अब आने वाले आंसर की बात करते हैं। आने वाला आंसर क्या है, देखो -π/2 से π/2, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है, दिख रहा है सबको? चलो तो यहाँ पर अपन आंसर लिख देते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन दैट इज y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, लेकिन 0 नहीं, तो सिंगलटन सेट 0 माइनस कर देंगे। यहाँ पर भी देखो 0 से लेके पाई टोटल आंसर, लेकिन क्या नहीं आ रहा है आंसर में, π/2। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन दैट इज y बिलोंग्स टू 0 से लेके पाए, लेकिन क्या नहीं है आंसर में, π/2 नहीं है। बोलो कोई डाउट है क्या डोमेन रेंज पता करने में? समझा? इस तरीके से आप एक साथ सारे ग्राफ याद कर सकते हो, जो टेक्निक बताई उसके हिसाब से। और ये जरूरी है, डोमेन रेंज आना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं आया तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो देखो कोई डाउट रहो तो पूछो। चलो सबको समझ गया, क्लियर है? अभी हाँ, अब सुनो, ये जो ब्रांच है दिख रहा है क्या, -π/2 से π/2, इस ब्रांच के अंदर ही तुम्हारा फंक्शन 1, 1 और 2 दोनों है। मतलब इस ब्रांच के अंदर ही फंक्शन का इन्वर्स निकल सकता है। मतलब -π/2 से π/2 के अंदर ही हम फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो -π/2 से π/2 ये जो ब्रांच है, जो हमने सिलेक्ट करी है, जिसके वजह से उसका इन्वर्स निकल पाया है, उस ब्रांच को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अभी ये तुम्हारे फंक्शन का क्या है, डोमेन है। क्या फंक्शन क्या है, डोमेन है, डोमेन है ना, लेकिन वो इन्वर्स का क्या है, रेंज। समझा गया? तो जो भी इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्यों? क्योंकि उसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तुम्हारे फंक्शन का इन्वर्स निकल पाया है। अगर ये ब्रांच नहीं लेते तो इन्वर्स नहीं निकलता। फिर ऐसी आगे और ब्रांच होगी जिसमें सिंगल लाइन बनती है, सिंगल ऐसा कर्व बनता है। वो सारी ब्रांचेस में से इसी ब्रांच को अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रांच आई तभी फंक्शन 1, 1 और 2 हुआ और तभी उसका इन्वर्स निकला। तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस ब्रांच एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ऐसा सबके लिए होगा। जैसे साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2। अब मुझे बताओ साइन इनवर्स की प्रिंसिपल, मैंने क्या बोला था, जो साइन का डोमेन है जिसको मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल रहा हूँ, वो साइन इनवर्स का क्या है, रेंज है। तो अब से जो भी फंक्शन का रेंज होगा वो कहलाएगा
उस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब जो भी आंसर होगा साइन इनवर्स का वो इसके अंदर ही आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो क्या है साइन इनवर्स का रेंज? -π/2 से π/2। तो ये हो गई साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? 0 से π, क्योंकि आंसर 0 से π के बाहर नहीं जाएगा। तो 0 से π प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर कॉस इनवर्स। tan इनवर्स के लिए क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? -π/2 से लेके π/2, उसके ऊपर नीचे आंसर नहीं जाएगा। सिमिलरली सबका प्रिंसिपल वैल्यू, ये हो गया कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये हो गया कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये हो गया सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कोई डाउट समझने में? एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल? ठीक है। तो अब हम इनवर्स का जो भी आंसर लाएंगे वो सब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही होना चाहिए। एक बात, साइन इनवर्स का आंसर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। -π/2 से π/2, -π/2 से 0 नेगेटिव, 0 से π/2 पॉजिटिव। कॉस इनवर्स का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, वो 0 से π जाएगा। tan इनवर्स का आंसर नेगेटिव से पॉजिटिव जा सकता है, लेकिन कॉट इनवर्स का 0 से π जाएगा। समझ गया ना? पहला -π/2 से π/2 नेगेटिव टू पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव टू पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव टू पॉजिटिव। ये जैसा बिहेव करेगा ये भी वैसा ही करेगा। इसका रेंज -π/2 से π/2, इसका भी क्या है? -π/2 से π/2, लेकिन ये रेसिप्रोकल है साइन का, इसलिए 0 पर डिफाइन नहीं होगा। ये रेसिप्रोकल है कॉस का, इसलिए π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। समझ गए? एक हल्का सा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने लिया एक एग्जांपल, cos इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ √3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? समझा? इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइन। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिंपली एक काम करना है, इसको थीटा मान लेना है, इसकी वैल्यू पता करनी है ना। तो जिसको नहीं आता फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा है वो एक काम करो, उसको थीटा मान लो। मान लिया थीटा, उसको कॉस इनवर्स को उधर ले जाओ, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा? √3/2। अब तुम्हें सिंपल सोचना है। अब तुमको इतना तो पता है कि इसका आंसर किसके बीच में आ सकता है। इसका आंसर क्या है? कॉस इनवर्स का आने वाला आंसर। अरे बोलो ना, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? क्लोज 0 से π, इसके ना आगे ना इसके पीछे, ये आंसर यही आना चाहिए, थीटा की वैल्यू। अब थीटा इसके लिए तो आंसर है, लेकिन थीटा इसके लिए क्या है? डोमेन है। इसके लिए भले ही आंसर, लेकिन इसके लिए क्या है? डोमेन। क्लियर हुआ क्या है? हाँ। अभी कॉस √3/2 कब देता है? मतलब कॉस पॉजिटिव आ रहा कि नहीं आ रहा? पॉजिटिव आ रहा है ना, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ देता है? कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ की तो बात ही नहीं करेंगे ना, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही है। तो कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एग्री? यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट है? फर्स्ट और सेकंड दोनों है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा √3/2 दे रहा है, तो मुझे पता है कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? √3/2 कब देता है? π/6 पे। तो क्या π/6 इस दायरे के अंदर आता है ना कि नहीं आता है? आता है। तो देयरफॉर हमारा आंसर आ चुका है। कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 का वैल्यू थीटा था, जो कि π/6 आ गया, जो कि हमारे प्रिंसिपल दायरे के अंदर आ रहा है। यही तुम्हारा आंसर होगा। तरीका समझा सॉल्व करने का? कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। tan इनवर्स ऑफ -√3, इसकी वैल्यू बतानी है। tan इनवर्स ऑफ -√3 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? मैंने अभी कहा है क्या करना है तुमको, सिंपली tan इनवर्स ऑफ -√3 को थीटा मान लेना है। अभी सिखाया था। अच्छा, tan इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है? ओपन -π/2 से लेके ओपन π/2 तक। क्लियर है? अच्छा, अब बताना। मैंने क्या कहा? सिंपली उसको उधर लेके चले जाओ, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा -√3। चलेगा कि नहीं चलेगा? अब tan क्या आ रहा है? नेगेटिव। tan क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो tan नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड और फोर्थ। तो इसके पास कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड है कि फोर्थ है?
4 सेकंड तो है नहीं, क्यों नहीं है सेकंड? अरे सेकंड क्या होता, पाई बाय 2 से पाई होता ना। ये क्या है इसके पास, 0 से पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 से, तो कौन सा क्वाड्रेंट है इसके बाद? एक्चुअली देखा जाए तो इनडायरेक्टली इसके पास ये माइनस पाई बाय 2 होता है, ये 0 होता है और ये पाई बाय 2, ऐसा पकड़ो आप, माइनस पाई बाय 2 से 0 और 0 से पाई बाय 2 ऐसा पकड़ो। तो कौन सा क्वाड्रेंट है इसके पास? फोर्थ है क्या? हाँ, ऐसे देखते हैं अपन तो इस टाइप से। तो अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या मिलेगा? आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मतलब ये माइनस पाई बाय 2, ये 0 और ये पाई बाय 2। अब तुम्हारा आंसर कौन से दायरे में आने वाला बताओ? tan तो नेगेटिव है, तो कौन से दायरे में आएगा? ये दायरे में आएगा क्या? क्योंकि 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कौन से दायरे में आएगा? माइनस पाई बाय 2 से 0, ये दायरे में आने वाला है। तो tan √3 कब देता है? पाई बाय 3 पे देता है। तो माइनस √3 किस पे देगा? पाई माइनस मत करना, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, डायरेक्ट माइनस थीटा की वैल्यू क्या की? डायरेक्ट माइनस पाई बाय 3। अरे अपन डायरेक्ट जा रहे हैं ना, डायरेक्ट अपन अपने को देखो माइनस पाई बाय 2 से 0 जाना है, तो मैं 4 जाऊंगा तो 2 पाई माइनस करना पड़ेगा, तो 2 पाई माइनस करूंगा तो ये दायरे के बाहर चले जाऊंगा, ये दायरे के अंदर रहना है, इसलिए 4 जाना तो डायरेक्ट नेगेटिव लेना पड़ेगा। 4 जाना है तो डायरेक्ट नेगेटिव लेना पड़ेगा। तुम 2 पाई माइनस करोगे तो गड़बड़, 2 पाई माइनस करोगे तो प्रिंसिपल ब्रांच के बाहर, इसके तो बाहर नहीं जा सकते। अपने क्या करना पड़ेगा? माइनस पाई बाय 2 से अंदर ही रहना पड़ेगा। समझा तुमको ये वाला? इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी? अब मैं ये लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स ऑफ माइनस √3 का वैल्यू है माइनस पाई बाय 3, क्योंकि वो वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है। देखो लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ मैं? अगर यहाँ 2 पाई बाय 3 होता, अच्छा 2 पाई माइनस पाई बाय 3 होता, तो क्या आंसर इस दायरे में आता? समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? तो ठीक है, चलो तो इसको अपन और कल डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है? आज 2 क्वेश्चन लिए, अभी टाइम नहीं है अपने पास, टाइम खत्म हो गया, तो अपन कल इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलो बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।